हेलो डियर स्टूडेंट। अभी कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो इंग्लिश ग्रामर के देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG पर सभी का स्वागत है। और आज से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, तो सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो पिछले वीडियो में अपन ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था, मतलब अपन सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में अपन सबसे पहले क्या याद करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने तत्व होते हैं, कितने भाग होते हैं उसमें, उसके बारे में पढ़ना है। तो अपन ये देख रहे हैं कि अपन सेंटेंस के बारे में बिल्कुल डिटेलिंग से पढ़ रहे हैं। डिटेलिंग से अपन जब सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो अपन टेंस पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर तो अपन इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अपन को हिंदी में भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि अपन जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले अपन हिंदी में वो शब्द लिखा रहेगा, फिर अपन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। तीसरा है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब हिंदी में बोलते हैं, मुख्य क्रिया। चौथा है अपना ऑब्जेक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्म। पांचवा है अदर, जिसको बोलते हैं अन्य। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में 5 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। हिंदी में बोलें तो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म और अन्य। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और नोटबुक में जहाँ से भी आप लिख रहे थे उसके आगे आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। वीडियो को रोक के आप अच्छे से लिखते जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि जो भी ये मेरे वीडियो देख रहा है 6 से लेके 12th तक का भी है इसमें, और जो MP टेट, UP टेट, C टेट, ठीक है ना, की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये जो ग्रामर में पढ़ा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। तो इसमें 5 एलिमेंट हो गए। अब अपन आगे देखते हैं कि देखिए एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है ना। प्रत्येक सेंटेंस में 5 एलिमेंट का होना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब इसका ये है कि एक जो सेंटेंस होता है ज़रूरी नहीं कि उसमें 5 ही ये एलिमेंट्स रहें, ठीक है ना। एक सेंटेंस के पूरा अर्थ के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। यदि आपका एक वाक्य में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, मतलब कर्ता है और मुख्य क्रिया है, तो आपका एक जो सेंटेंस रहेगा वो पूरा अर्थ दे सकता है। यदि इसके अलावा और चीज़ें हैं तो फिर और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना बिल्कुल कंपलसरी रहता है। अकेले सब्जेक्ट से या अकेले मेन वर्ब से आपका कभी भी वाक्य पूरा नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनेगा, सब्जेक्ट अदर से नहीं बनेगा। क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? Who does action in the sentence is called a subject। आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है। Who does action in the sentence is called a subject। वाक्य में जो कार्य करता है, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जो व्यक्ति कुछ भी काम करेगा वह क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब वाक्य में जो कार्य करता है, जो काम करता है, वह कर्ता कहलाता है। या इसको दूसरे तरीके से अपन याद कर सकते हैं, द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। मतलब वाक्य जिसके बारे में कुछ
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए वह क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है ना, मतलब जो पूरा का पूरा वाक्य जिसके बारे में अपन को कुछ बताए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम मंदिर जाता है तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में। बे किताब पढ़ते हैं तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, बे। ठीक है ना, तो ये राम और बे इसमें क्या हो जाएंगे, अपने सब्जेक्ट हो जाएंगे। राम और बे क्या हो जाएंगे, अपने सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अपन अब एक सेंटेंस दिया रहेगा हिंदी में। ठीक है ना, क्योंकि अपन हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें अपन ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा शब्द है। तो उसको पहचानने के लिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सेंटेंस की जो वर्ब दी रहेगी, जो क्रिया दी रहेगी, उससे अपन क्या करेंगे, कौन या किसने का क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रश्न करेंगे। और जो शब्द अपन को उत्तर में प्राप्त होता है वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट अपन पहचान कैसे करेंगे, जो वाक्य दिया रहेगा उसकी वर्ब से कौन या किसने का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, उसके जो उत्तर में अपन को प्राप्त होगा, मतलब जो उससे जो उत्तर मिलेगा वह क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वैसे सब्जेक्ट अपन सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं, जो उसमें काम कर रहा होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन और डिटेलिंग में अपन को पढ़ने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करेंगे तो स्पष्ट रूप से अपन को सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। कौन या किसने का क्वेश्चन करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, तुम आम खाते हो, तो इसकी अपन वर्ब से क्रिया करेंगे, कौन आम खाता है। ठीक है ना, प्रश्न किया कौन आम खाता है, तो तुम, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार राहुल ने फल तोड़े। ठीक है ना, तो किसने फल तोड़े, क्वेश्चन किया अपन ने, तो किसने तोड़े हैं, राहुल ने। ठीक है ना, तो कौन या किसने का किसने अलग सेंटेंस के लिए होगा और कौन अलग सेंटेंस के लिए होगा। जब सेंटेंस में अपन ये लगाएंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो उत्तर अपन को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में आपने जान लिया है, तो उसको अच्छे से आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है ना, सब्जेक्ट की पहचान क्या कैसे करेंगे। इसके बाद अपन का नेक्स्ट वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसको अपन को जो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अपन को पहचानना अच्छे से आना चाहिए। अपन पहचानने लगेंगे तो ट्रांसलेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।